जय हिंद विद्यार्थियों। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्र की सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी यानी लवणता। क्या होती है लवणता? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। समुद्र की लवणता इस बात पर निर्भर करती है विद्यार्थियों, सैलिनिटी यानी लवणता का मतलब क्या होता है? समुद्र से 1 लीटर पानी लीजिए और उसे बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद जितना नमक बच जाए उस नमक को तौलिए। तौलने के बाद अगर उस नमक का वजन 35 ग्राम आया तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलो पानी में 35 ग्राम नमक है। इसे कहते हैं समुद्र की सैलिनिटी। तो 35 ग्राम पर 1000, परसेंट नहीं, पर 1000। सैलिनिटी हमेशा पर 1000 में निकाली जाती है। परसेंट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है विद्यार्थियों, और 1000 का परसेंट में 1 के साथ 2 जीरो होते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, और 1000 में 1 के साथ 3 जीरो होते हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं। ये है पर 1000 का चिन्ह। ठीक, तो समुद्र की सैलिनिटी 1 किलो पानी में कितना नमक घुला हुआ है उसे कहते हैं समुद्र की सैलिनिटी। तो समुद्र की सैलिनिटी एवरेज कितनी होती है? एवरेज सैलिनिटी है 35 ग्राम पर 1000। इतने ग्राम पर 1000 ऐसे लिखा जाता है, 35 ग्राम पर 1000। ठीक है, ये समुद्र की सैलिनिटी निकालने का तरीका होता है। तो ये 35 ग्राम जो पर 1000 सैलिनिटी होती है, इसमें कौन कौन से यौगिक होते हैं, कौन कौन से इसमें आप देखते हैं समुद्र में जो लवण हैं उनमें कौन कौन से लवण हैं, कैसे हम पहचानें? नमक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नमक सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट। इन 3 से मिलकर ये ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी में पाए जाते हैं। लवण तो बहुत सारे हैं। आपने सॉल्ट जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बेसिस, सॉल्ट और एसिड इनके बारे में पढ़ोगे। तो सॉल्ट जितने होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पानी में घुलने वाले सॉल्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। पानी में जो सभी जितने भी सल्फेट्स हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, जितने सॉल्ट हैं, तो सॉल्ट में सबसे ज़्यादा होता है हम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में अगर इनका परसेंट देखें हम कि कितनी मात्रा इनकी होती है पानी में, तो समुद्र की एवरेज सैलिनिटी मैंने बोला 35 ग्राम पर 1000 होती है। ये एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है पूरी पृथ्वी के अलग अलग भागों में समुद्र का खारापन अगर आप चेक करोगे तो उसका जब एवरेज निकालोगे तो वो इतना आएगा। तो 35 ग्राम में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 27 ग्राम होती है। 27 ग्राम, 35 ग्राम में से 27 ग्राम अकेला सोडियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 4 ग्राम होता है। इसकी मात्रा लगभग 4 ग्राम के आसपास है। तो इस तरह से 31 ग्राम में ये 2 नमक हो गए। इसके अलावा फिर आगे क्या क्या मिलेगा आपको? आगे सोडियम सल्फेट भी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, कार्बोनेट्स भी होंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये भी पाए जाएंगे। इस तरह से अलग अलग सल्फेट्स, कार्बोनेट्स इत्यादि ये सब मिलते चले जाएंगे। तो इन सब का योगदान है। तो कुल 35 ग्राम में से हमने देखा 31 ग्राम तो केवल ये दोनों हो गए। शेष जितने भी हैं ये कई प्रकार के सॉल्ट होंगे, ये अकेले यही नहीं होंगे। मैंने कहा ना कि सल्फेट्स भी होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, कैल्शियम के होंगे, सोडियम के होंगे, और भी अन्य मेटल्स के भी सल्फेट्स हो सकते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट्स भी होते हैं। इन सभी प्रकार के सॉल्ट का टोटल अगर योगदान हम देखें, इनका कंट्रीब्यूशन देखें, तो नियर अबाउट 4 ग्राम है। इस तरह से हमने क्या देखा कि 27 ग्राम सोडियम क्लोराइड
और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी, 4 ग्राम। शेष जितने भी सॉल्ट हैं वो 4 ग्राम, कुल मिला के हो गया 35 ग्राम। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस तरह से पूरे समुद्र की जो सैलिनिटी है वो 35 ग्राम एवरेज होती है। ऑन एन एवरेज 35 ग्राम पर 1000 सैलिनिटी समुद्र की पाई जाती है। इस सैलिनिटी में, ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि समुद्र की सैलिनिटी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सॉल्ट का होता है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। जो आप लोग खाते हो, खाने में जो आप लोग यूज़ करते हो सोडियम क्लोराइड, वही सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र के पानी में पाया जाता है। इसलिए समुद्र के पानी से ही उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ख़ासतौर से जितने ये कच्छ के आसपास बहुत सारे प्लांट बने हुए हैं नमक बनाने के, समुद्र के पानी को लेते हैं। वहाँ कच्छ के, कभी कच्छ में जाओगे आप गुजरात में, जैसे हम रेत में चलते हैं, नदी के किनारे रेत ही रेत होता है, इसी तरह से वहाँ नमक ही नमक बिछा हुआ है चारों तरफ। तो वहाँ नमक के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। तो इस तरह से ये नमक ही हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये नमक हम खाने में यूज़ कर रहे हैं तो नमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर में सोडियम की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। इसकी ज़्यादा मात्रा अच्छी नहीं होती, और मात्रा घट जाए तो भी बहुत बुराई है। तो हमारे शरीर के फंक्शन सब बिगड़ जाते हैं थोड़ी भी ज़्यादा होने पे या कमी होने पे। समुद्र का खारापन, उसकी पीएच वैल्यू 8.5 के आसपास होती है। अगर वो थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में चला जाए तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर समुद्र का पानी पी लिया जाए तो मौत लगभग निश्चित है, मौत होना तय है, ये मान के चलो आप। इसलिए समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। समुद्र के पानी का जो खारापन है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी उसे लंबे समय तक झेल नहीं पाएगी। इसलिए समुद्र का पानी कोई नहीं पीता। इसलिए कहा जाता है समुद्र में रहकर भी प्यास नहीं बुझी हमारी, समुद्र में रहकर भी प्यास नहीं बुझी। ये कहावत इसीलिए बनी है क्योंकि समुद्र के पानी से कभी प्यास नहीं बुझती। समुद्र के पानी से पानी बनाने के लिए जितने जहाज़ होते हैं उनमें फ़िल्टर लगे रहते हैं, फ़िल्टर पंप होते हैं। तो उन फ़िल्टर पंप से ही उनमें पानी तैयार किया जाता है, बिना लवण के, बिना सॉल्ट के। तब जाके उस पानी को, जो इसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास हो, हमारे पीने लायक होता है। समझ में आई बात। तो इस तरह से समुद्र का खारापन क्या होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये खारापन समुद्र में किस तरह से वेरी करता है। तो देखें, जब हम समुद्र में खारेपन की बात करते हैं तो खारापन भी, जैसे टेम्परेचर 2 प्रकार से था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे ही समुद्र के खारेपन की हम बात करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे प्रभावित होता है खारापन, तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टली खारापन किस बात पर निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ खारापन भी ज़्यादा होगा। यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ खारापन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक नमक रह जाएगा, खारापन बढ़ जाएगा। तो अधिक गर्मी खारेपन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है, नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। तो जिन भागों में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ खारापन ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे की बात करें तो हमने सीधे टेम्परेचर से कनेक्ट कर लिया कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ समुद्र का खारापन ज़्यादा होगा। और किस बात पर निर्भर करेगा खारापन? फ्रेश वाटर पर। फ्रेश वाटर अगर ज़्यादा मिल जाए समुद्र को, फ्रेश वाटर 2 तरीके से मिलता है, या तो रेनफॉल से या फिर नदियों के प्रवाह से। 2 तरह से फ्रेश वाटर मिल सकता है। अगर कहीं बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलेगा। तो खारेपन को कम करेगा कि ज़्यादा करेगा? कम कर देगा। तो अब हम जानते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के पास खारापन कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? नेचुरल है, कम होना चाहिए। तो इक्वेटर के पास का जो खारापन है वो नियर अबाउट जो एवरेज है पृथ्वी का वही रहता है। खारापन पृथ्वी के एवरेज के आसपास ही, यानी 35 ग्राम पर 1000 ये खारापन है इक्वेटर पर। और क्योंकि इक्वेटर पे 12 महीने बारिश होती रहती है, इसलिए 12 महीने बारिश होती है, इसलिए खारापन कम है, क्योंकि फ्रेश वाटर मिलता है। अगर हम बात करें गर्मी की तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण पृथ्वी के किस भाग में होता है?
सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण एवापोरेशन पृथ्वी के किस भाग में होता है? 10 से 20 डिग्री के बीच में, 10 to 20 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में सबसे ज़्यादा एवापोरेशन होता है। और सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव यानी वो एवापोरेटेड वाटर कहाँ प्रेसिपिटेट होता है? इक्वेटर पर। तो सबसे ज़्यादा इस भाग में देखिए ये 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में इस भाग में सबसे ज़्यादा एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। और यहाँ से वाष्पित पानी अंततः कहाँ जाके गिरता है? इक्वेटर पर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इक्वेटर पर, लेकिन वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है 10 से 20 के बीच में। तो अगर यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी? वाष्पीकरण ज़्यादा होने से सैलिनिटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जब पानी को गर्म करते हैं, अगर नमकीन पानी को गर्म करोगे तो नमक कभी नहीं उड़ता आसमान में, नमक भाप बन के नहीं उड़ता, पानी भाप बन के उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1450 डिग्री है और 1450 डिग्री आप टेम्परेचर उत्पन्न नहीं कर सकते। आप जब पानी को गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 100 डिग्री पे पानी गर्म हो जाता है। तो जब 100 डिग्री पे पानी गर्म हो जाएगा, नतीजा क्या होगा कि पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। इसीलिए इन भागों में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 37 ग्राम पर 1000 सैलिनिटी होती है इस भाग में। क्लियर हुआ? तो ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अब सूर्य का प्रकाश तिरछा होता चला जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश तिरछा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी ही घटेगी? सूर्य का प्रकाश तिरछा होगा यानी वाष्पीकरण कम होगा। सूर्य की किरणें सीधी नहीं होंगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो सैलिनिटी घट जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, घट जाएगी। सैलिनिटी तब बढ़ेगी जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएं तो सैलिनिटी कम हो जाती है। सीधी सी बात, ठंडे प्रदेशों में सैलिनिटी कम पाई जाती है, गर्म प्रदेशों में सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे जैसे अब ऊपर जाएंगे तो फिर सैलिनिटी 35 ग्राम पर 1000, और ऊपर जाओगे तो फिर सैलिनिटी और घट के 30 ग्राम पर 1000। ऐसे करते करते ऊपर जाओगे तो सैलिनिटी लगातार कम होती चली जाएगी। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि यदि इक्वेटर टू पोल जाएं तो सैलिनिटी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आप क्या जवाब देंगे? पहले बढ़ती है फिर घटती है, ये है सैलिनिटी का क्रम। और अभी टेम्परेचर पढ़ा था, उसमें क्या था? अगर इक्वेटर टू पोल जाएं तो टेम्परेचर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या कहोगे? घटता चला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर लगातार घटता चला जाता है। समुद्र के तल सतह का तापमान इक्वेटर टू पोल जाने पर घटता चला जाता है, लेकिन सैलिनिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये जवाब है। ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं सैलिनिटी घटती चली जा रही है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा है, पोलर एरिया पर बर्फ़ जमी हुई है। जब बर्फ़ का ताज़ा पानी मिलता है पिघल कर तो समुद्र उतने ज़्यादा खारे नहीं हो पाते, तो फ्रेश वाटर मिल रहा है। फ्रेश वाटर मैंने कहा या तो बारिश के रूप में प्राप्त होगा, बारिश होगी तो फ्रेश वाटर मिलेगा। एक तरीका ये, नदियाँ अगर ज़्यादा मात्रा में पानी उड़ेलें समुद्र में तो फ्रेश वाटर मिलेगा। अगर नदियाँ समुद्र में पानी उड़ेल रही हैं तो भी फ्रेश वाटर मिलेगा। नतीजा क्या होगा कि सैलिनिटी कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में नदियाँ सैलिनिटी बढ़ाती हैं। यहाँ ये बड़ा विरोधाभासी जवाब है कि शॉर्ट टर्म में नदियाँ सैलिनिटी को कम करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैलिनिटी को बढ़ाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नदियाँ जब सरफेस पर बहती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने साथ लेकर आती हैं, और वही कैल्शियम कार्बोनेट को समुद्र में उड़ेल देती हैं। वही कैल्शियम कार्बोनेट एक लंबे समय अंतराल में सैलिनिटी को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन तात्कालिक रूप से चूँकि नदियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर लेकर आई हैं तो ऊपरी लेवल पर समुद्र के खारेपन को कम कर देती हैं। तो
कम समय की बात करें तो हम कहेंगे नदियाँ फ्रेश वाटर लाती हैं इसलिए खारापन कम हो जाता है, लेकिन एक लंबी अवधि में लगातार कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता रहेगा समुद्र में तो खारेपन को अंततः बढ़ाने का काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सैलिनिटी कम होती चली जाती है। यही सैलिनिटी ऐसे समुद्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वहाँ सैलिनिटी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि ये कौन सा सागर है, ये कैस्पियन सागर है और ये अरल सागर है। यहीं एक काला सागर और है, कारा सागर ऊपर थोड़ा छोटा सा। कारा सागर में नदियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर लेकर आती हैं इसलिए उसकी सैलिनिटी कम पाई जाती है बजाय कि उसके आसपास के अन्य सागरों की तुलना में। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाए कि तीनों महासागरों में, ये 3 महासागर हैं आपके सामने, इनमें सबसे ज़्यादा सैलाइन कौन होगा? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सैलाइन, सबसे ज़्यादा खारा कौन होना चाहिए? आपकी नज़रों में सबसे खारा कौन? सबसे ज़्यादा खारा कौन? अगर समुद्र में बात करें तो समुद्र में, मैं ओशन की बात नहीं कर रहा हूँ, महासागर नहीं, सागर की बात कर रहा हूँ। सागरों में सबसे खारा कौन? डेड सी। सागरों में सबसे खारा डेड सी, मृत सागर। और सबसे खारी वाटर बॉडी वान लेक, टर्की की। वान लेक का खारापन कितना है? लगभग 340 ग्राम पर 1000। यानी अगर वान लेक से 1 लीटर पानी निकाल के गर्म करोगे तो 340 ग्राम नमक मिल जाएगा उसमें। दूसरे नंबर पर कौन सा है? डेड सी, 240 ग्राम पर 1000। तीसरे नंबर पे है ग्रेट लेक, अमेरिका की, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका की, लगभग 220 ग्राम पर 1000 उसकी सैलिनिटी है। तो परीक्षा में प्रश्न आए कि विश्व का सबसे खारा जलीय क्षेत्र है, आंसर में होगा समुद्र, महासागर, सागर, महासागर, झीलें, नदियाँ, ऐसे करके, या झीलें, खाड़ियाँ। तो क्या कहोगे? झील। झील सबसे ज़्यादा खारी वाटर बॉडी है पूरे विश्व में। झीलें सबसे खारी वाटर बॉडी हैं। सेकंड नंबर पे समुद्र, सागर, डेड सी आ गया, और फिर उसके बाद आते हैं अन्य वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडी जितनी ज़्यादा लॉक्ड होती है, लैंड लॉक्ड होती है, उसके खारेपन की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उसमें नदियाँ ज़्यादा आकर मिल जाएं तो खारेपन को कम कर देती हैं। अगर लैंड लॉक्ड है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लैंड लॉक्ड है तो टेम्परेचर, अगर लैंड एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, खारापन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए सबसे खारे समुद्रों में नाम डेड सी का आता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, आप याद कीजिए, कि सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई क्षेत्र है तो वो फारस की खाड़ी, इसी के पास में यहाँ क्या है? डेड सी। सबसे खारा समुद्र डेड सी है। ये दोनों पास पास में हैं, फारस की खाड़ी और आपका डेड सी, दोनों पास में हैं। और यही दुनिया के सबसे ज़्यादा खारे समुद्र और सबसे ज़्यादा खारा समुद्र और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली वाटर बॉडी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समुद्र के रूप में। और अगर उसकी बात करें, वाटर बॉडी लेक की बात करें, तो लेक में कौन सी है? टर्की। टर्की कहाँ है? टर्की इस क्षेत्र में है, यहाँ पर टर्की है।
तो वो भी सबसे खारी है। तो ये तीनों देखिए आप, सभी चीज़ें यही हैं। कहाँ है ये? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, ये वाले एशिया में, यहीं सबसे ज़्यादा खारापन भी मिल रहा है, यहीं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी मिल रहा है। हम जानते हैं यही सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र भी हैं। गर्म क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये मिडिल भाग में होने के कारण गर्म भी है और खारे भी हैं। ये सारी चीज़ें यहीं मिलती हैं ज़्यादातर। इसके साथ अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो हमने देखा खारापन लगातार कम होता चला जा रहा है। अगर इसी खारेपन की हम डेप्थ में बात करें तो इन डेप्थ जाएंगे तो खारेपन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर इन डेप्थ जाएं तो जब हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था इन डेप्थ, तो एक शब्द पढ़ा था थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन जोन। अब हम बात करेंगे हेलोक्लाइन जोन की। जब समुद्र के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी वर्टिकल नीचे जाते हैं, तो खारेपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप, समुद्र का खारापन लगभग शुरू में थोड़ा सा नीचे उतरने पर ज़्यादा अंतर नहीं आता, नीचे उतरने पर ज़्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन इसके बाद जब हम जैसे ही 500-600 मीटर के आसपास नीचे आ जाते हैं, तो हम देखते हैं समुद्र के खारेपन में एकदम से बदलाव आता है। तो शुरू में जो बदलाव आया था वो किस तरह से आया? समुद्र के ऊपर भाग में ये खारापन है 35.5 ग्राम पर 1000, ये खारापन है समुद्र के ऊपर। थोड़ा सा नीचे आने पर खारेपन में ज़्यादा अंतर नहीं आया, जैसे वहाँ टेम्परेचर में अंतर नहीं आया था। तो थोड़ा सा नीचे आने पर ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन जैसे ही 600 मीटर तक हम जाते हैं तो खारेपन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। 35.5 से घट के 34.5 और उससे भी थोड़ा सा नीचे खारापन आ जाता है, यानी 1 ग्राम के आसपास खारापन कम होता है समुद्र का जैसे ही नीचे उतरते हैं। तो ये परीक्षा के लिए प्रश्न है, समुद्र के नीचे जाने पर खारेपन में क्या परिवर्तन आता है। तो आप कहेंगे लगभग 600 मीटर तक समुद्र का खारापन कम होता है, 600 मीटर तक खारापन कम होता है, और उसके बाद फिर खारेपन में बहुत बड़ा परिवर्तन फिर देखने को मिलता है। फिर खारापन बढ़ना शुरू कर देता है। पहले खारापन कम होता है 500 मीटर की गहराई तक, उसके बाद खारापन बढ़ने लगता है, और 1500 मीटर के बाद इसमें बढ़त बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन बहुत धीमी गति से, लगभग कांस्टेंट हो जाता है खारापन। यानी नीचे जाने पर खारेपन में फिर कोई परिवर्तन नहीं, जैसे वहाँ टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था विशेष, ऐसे ही खारेपन में ज़्यादा डेप्थ में जाने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा जाता। ये बात समझ में आई। तो अब परीक्षा के लिए प्रश्न कि समुद्र के गहराई में जाने से तापमान पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता चला जाता है, घटता चला जाता है, पहले स्थिर रहता है, फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है, फिर बढ़ता चला जाता है, स्थिर रहता है, फिर घटता चला जाता है। तो तापमान में हमने क्या देखा? लगभग 200 मीटर तक स्थिर रहता है। उसके बाद तापमान में हमने कमी देखी, कहाँ तक घटता है? लगभग 500 मीटर तक, 1000 मीटर तक तेज़ी से घटता है, और 1000 मीटर के बाद फिर उसमें फिर घटता है कि बढ़ता है? फिर भी घटता है। तो टेम्परेचर लगातार नीचे जाने पर घटता चला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर घटता चला जाता है, पहले स्थिर रहता है, फिर घटता चला जाता है। इसी प्रकार सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी शुरू में थोड़े मोड़े डेप्थ में जाओगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 600 मीटर तक आप नीचे जाते हो तो सैलिनिटी में लगातार आपको गिरावट देखने को मिलती है, सैलिनिटी कम होती चली जाती है। तो समुद्र में थोड़ी सी गहराई में सैलिनिटी लगातार कम होती जाती है और उसके बाद फिर बढ़ने लगती है। तो आंसर क्या होगा? पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो डेप्थ में जाने से सैलिनिटी पहले घटती है फिर बढ़ती है। घटती कहाँ तक है? लगभग 600 मीटर तक घटती है, उसके बाद बढ़ना शुरू करती है। लेकिन नीचे की ओर सैलिनिटी ग्रेडियंट बहुत धीमी गति से चेंज होता है, लेकिन हेलोक्लाइन जोन में
सैलिनिटी ग्रेडियंट यानी लवणता की प्रवणता में क्या अंतर आता है, तो हम देखते हैं ये तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जिस भाग में सैलिनिटी बहुत तेजी से गिरती है उसी भाग को हेलोक्लाइन जोन कहते हैं। उधर क्या पढ़ा था, थर्मोक्लाइन जोन। टेम्परेचर में पढ़ा था थर्मोक्लाइन जोन, यहाँ पढ़ते हैं हेलोक्लाइन जोन। यही दोनों में विशेष अंतर है। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो हमने देखा कि समुद्र के अंदर जाने से क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो समुद्र के अंदर अधिक गहराई में सैलिनिटी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लगभग सैलिनिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन केवल 600 मीटर तक की गहराई में सैलिनिटी में 1 ग्राम पर 1000 का अंतर आ जाता है। अब हालांकि 35 ग्राम से घट के अगर 34 रह भी गई या 35.5 से 34.5 रह भी गई तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अंतर तो आया। 1 ग्राम का ही सही अंतर आया, लेकिन वो भी केवल शुरू में आया, उसके बाद तो फिर लगभग कांस्टेंट सा हो गया, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन सैलिनिटी में एक चीज़ जरूर समझ में आई कि सैलिनिटी डेप्थ में जाने से पहले घटती है फिर बढ़ती है, जबकि टेम्परेचर डेप्थ में जाने से लगातार घटता चला जाता है। शुरू में कांस्टेंट रहता है, फिर घटता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सैलिनिटी की बात की कि समुद्र के अंदर सैलिनिटी किस तरह से प्रभावित होती है। आप दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले जो पढ़ा था वो टेम्परेचर वाला था और ये सैलिनिटी वाला है। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सलाइन बॉडी कौन सी है, तो वो बॉडी हमने पढ़ ली कौन कौन सी बॉडी सबसे ज़्यादा सलाइन है। ऊपर का जो महासागर और नीचे के महासागर ये ज़्यादा सलाइन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, वहाँ एवापोरेशन भी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ सैलिनिटी कम पाई जाती है। सैलिनिटी कम है, लेकिन बीच के भागों में सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप घर पे जाके अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो एक बार रिकॉल कर लिया करो, तो इससे रिवीजन हो जाया करेगा आपका, और अपने नोट्स जो भी आपको बनाना है वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हो। और किताबें पढ़ें, विशेष रूप से किताबें बाज़ार में बहुत सारी उपलब्ध हैं, आपको जो किताब चाहिए आप ले लीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आज समुद्र की सैलिनिटी और टेम्परेचर पढ़ लिया। कल हम करंट्स यानी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।